नमस्कार, आप सबका स्वागत है अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस में। मैं सनत वाजपेयी आज आप लोगों को पाचन तंत्र की इंट्रोडक्शन क्लास देने वाला हूं, जो जनरल साइंस का पार्ट है। और हम लोग पाचन तंत्र के लेवल 1 से लेकर एंड तक पहुंचेंगे। हमें ये बात आज समझ में आने वाली है कि पाचन मुख गुहा से लेकर जो हमारे गुदा द्वार तक जाता है, तो उसमें कौन कौन से सेक्शन हमें यहाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करने हैं, नहीं करने हैं। और अगर मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम है सनत वाजपेयी। मुझे 15 सालों का टीचिंग अनुभव एक्सपीरियंस है। बाकी मेरा लंबा कॉलेज में एज अ सीनियर लेक्चरर अनुभव रहा है, एज अ मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स सीनियर लेक्चरर। और अभी हम मैडम के साथ हैं। निशा मैडम का ये बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म पूरे नॉट ओनली हरियाणा में, पूरे इंडिया में बहुत ही फेमस प्लेटफॉर्म है। और आपको ये बिल्कुल मैं पहले ही शुरू करने से पहले ही बताने वाला हूँ, ये ऐसा लगने वाला ही नहीं है आपको कि ये टॉपिक आपके लिए कोई डिफ़िकल्ट होगा या नया होगा। अगर कभी आपने 10th क्लास में, 9th क्लास में, 8th क्लास में इस पार्ट को हल्के में भी लिया, जैसे 7th क्लास से शुरू हो जाता है इसके बारे में, और उसके बाद में इसके धीरे धीरे पार्ट को कवर करते रहते हैं। लेकिन आपको कभी ऐसा नहीं लगने वाला इस क्लास को अटेंड करने के बाद कि आपने स्कूल टाइम में इस पर जोर नहीं दिया। आपकी डेली रूटीन की बातें हम इसके साथ रिलेट करेंगे और पाचन तंत्र एक बच्चों का खेल बन जाएगा। और सारे पॉइंट्स जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं हम सब कवर करेंगे। क्लियर? और मैं फिर से आपको बात बता रहा हूँ, ये वारंटी नहीं, गारंटी होगी कि आपको इस क्लास अटेंड करने के बाद एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो थोड़ा सा भी कम समझ में आया। आप कह रहे हो सर कितने विश्वास से कैसे कह सकते हैं? ये ही अचीवर ऑनलाइन क्लासेस का अनुभव कहता है। यहाँ पर जो भी टीचर आ रहा है वो बहुत ही लंबे एक्सपीरियंस के बाद इस प्लेटफॉर्म पर क्लासेस लेने आता है। और अगर मैं अपने बारे में थोड़ी एडिशनल नॉलेज बताऊँ, ये सब बताने इसलिए ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि आपके माइंड में एक इमेज होती है टीचर की, और वो इमेज पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, आधी नहीं होनी चाहिए। क्लियर? कि एक व्यक्ति खड़ा कर दिया इन्होंने, नहीं। मैं बीटेक किया है मैंने गवर्नमेंट कॉलेज सिरसा से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, और मुझे बताते बहुत खुशी है मैंने माईजीवी प्रोग्राम अटेंड किया है प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में नई दिल्ली इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। इसके अलावा मैं WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के लिए भी ऑनलाइन कैंपेन चला चुका हूँ। और मुझे इस बात को शेयर करते बहुत खुशी है कि मैं आपका जो एनवायरमेंटल वाला पोर्शन है उसको मैं अंधेरे में नहीं रखूँगा, एकदम प्रैक्टिकल अटैच करके आपको बताऊँगा, ताकि एग्ज़ाम में उस क्वेश्चन जैसे ही वो आता है आप तुरंत आपके दिमाग में, हाँ सनत वाजपेयी ने ये बात बताई थी और ये हिट करती है। क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट है, क्या ग्लोबल वार्मिंग है, क्या रोल प्ले करती है कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर, हमारे खान पान में अगर हम एसिडिक चीज़ें खा रहे हैं तो क्या रोल प्ले होगा, बेसिक चीज़ें खा रहे हैं तो क्या होगा, लीवर क्या कर सकता है, पैंक्रियास क्या कर सकता है, ये सारी बातें। क्लियर? टोटली मतलब पाचन तंत्र का कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि आज जैसे हमने टॉपिक लिया है इसको, लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि टीचर का तरीका ये होना चाहिए कि वो एक क्लास को एक क्लास ना रहकर उसको इंटीग्रेट कर दे, ताकि बिकॉज यू शुड बी ऑलवेज कंप्लीट, आपको हमेशा कंप्लीट होना पड़ेगा। साइंस पूरा आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको अगर मैंने बोल दिया है जीव विज्ञान का खाली पाचन तंत्र आता है बाकी कुछ नहीं आता है, सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसीलिए आपको ये टॉपिक रिलेट करना पड़ेगा। वो बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड खाने से आपका बीपी हाई हो जाता है, तो बीपी हाई होने पर ब्लड में क्या चीज़ पीएच वैल्यू में बढ़ रही है, घट रही है, यानी अगेन कम टू केमिस्ट्री एज वेल एज आपके दिल की अगर बात कर देगा तो अगेन कम्स टू फिजिक्स। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठे चलेंगी, पैरेलली चलेंगी। ठीक है? तो पाचन तंत्र में हम इस डायग्राम के जरिए चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। देखिए, पाचन शुरुआत करते हैं, अगर ये कहाँ से शुरुआत होता है, पाचन शुरू होता है हमारा मुख गुहा से। क्लियर हो गया? इस डायग्राम को आपने हालांकि स्कूल कॉलेज के समय, हालांकि आप में से ज़्यादातर 10th में ही जनरल साइंस के बाद उसका कनेक्शन छूट गया होगा, बट मैंने बताया जैसे आपके पेपर में जो साइंस वाला पार्ट आता है वो 10th वाला ही बेसिक पार्ट है। ये कोई नॉन मेडिकल में जो साइंस पढ़ाते हैं वो वाला पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर? तो इसमें आपका ये है आहार नाल, याद रखना है इसको ईसोफेगस भी कह देते हैं, आहार नाल। और इसमें कहते हैं कभी सबसे मजबूत पार्ट क्या होता है हमारे पूरे शरीर में? सबसे मजबूत पार्ट हमारा होता है जा या जबड़ा। क्लियर हो गया? जबड़ा। क्लियर हो गया? जबड़ा। और इसमें जो आखिरी के 3 दांत हैं, आखिरी के 3 जो दांत हैं
वो सबसे मजबूत होते हैं। और इन पे किसकी कोटिंग होती है? कभी भी कहें जबड़े के आखिरी दांतों पर किस मटेरियल की कोटिंग होती है? एनेमल, जो कहें स्टेनलेस स्टील से भी ज़्यादा मजबूत होता है। क्लियर हो गया? और ये कहीं हमने मतलब किसी दुकान से नहीं खरीदा है, ये हमारी बॉडी में खुद ही हमें खुद मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में स्टेनलेस स्टील से भी ज़्यादा मजबूत चीज़ें, यानी एनिमल, अगर आप स्टील का दांत लगवा ले तो वो तो आपका 20 साल में घिस जाएगा, बट इनेमल टीथ अगर आप दांतों में आप ब्रश रेगुलरली करते हैं सुबह शाम, तो इनेमल टीथ आपके, मैंने देखे हैं 80-80, 90-90 साल के वृद्ध व्यक्तियों के भी इनेमल टीथ एज इट इज़ रहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है जबड़ा। फिर इसमें बात कर लेते हैं जो टीथ है, इसके पेयर के बारे में प्रश्न आता है कि जो आपके दांत हैं इसके फॉर्मूले के बारे में कभी प्रश्न आए तो 2, 1, 2, 3 ये फॉर्मूला होता है। क्लियर? तो इसमें जैसे इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। ठीक हो गया? ऐसे इंसीजर यानी काटने वाले दांत, इसको 1/4 में पढ़िए आप प्लीज़, मेरी बात को ध्यान से समझिए। ये जो जबड़ा है हमारा, क्लियर, इसको 1/4, जैसे ये वाला पार्ट, यहाँ है 8 दांत, फिर ये 8, फिर ये 8 और फिर ये 8। क्लियर? तो 8-8 दांतों के समूह में इसको पढ़ना है। जैसे कभी कहता है काटने वाले टोटल दांत कितने हैं, तो काटने वाले टोटल दांत होंगे, देखिए 2 एक साइड पर होते हैं, ये इसको बोलते हैं काटने वाले दांत। इंग्लिश में इनको बोलते हैं इंसीजर, कैंची वाले दांत। ये 2 इस साइड वाले, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 है, यानी 2 चौक 8 दांत है टोटल। याद रखना है काटने वाले दांत। इंसीजर, याद रखना है इंसीजर, काटने वाले दांत। फिर होते हैं फाड़ने वाले दांत, कैनाइन टीथ बोलते हैं इनको, जैसे चीर फाड़ में काम आते हैं, कोई जंगली जानवर कोई काटता है। देखो आपने शायद फिल्मों में देखा होगा, ये क्या बोलते हैं उसको, राक्षस, दानव, कोई ऐसा भेड़िया टाइप आदमी है, नर भेड़िया, नर पिशाच, ऐसे उसके ये दांत बाहर निकले होते हैं। ये कौन से टीथ होते हैं? कैनाइन टीथ। किसी किसी मनुष्यों में भी कैनाइन टीथ काफ़ी बाहर निकले होते हैं, जो मतलब कुछ ऐसे मांसाहार का ज़्यादा इस्तेमाल करता है, तो कैनाइन टीथ अपने आप ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, कैनाइन टीथ पशुओं में ज़्यादा बड़े होते हैं, मनुष्यों में छोटे होते हैं। आप इसको अलग पहचान सकते हैं। देखिए ये नुकीला नुकीला दिख रहा है, ये कैनाइन टीथ है। और कैनाइन टीथ एक साइड पर एक है, 4 साइड होती है, तो कितने हो गए कैनाइन टीथ? 4। ध्यान रखना, कैनाइन टीथ 4 है और इंसीजर या काटने वाले 8 दांत। फिर आती है बात प्रीमोलर। प्रीमोलर यानी हल्का दबाने वाले या पकड़ बनाने वाले या हल्का पीसने वाले, नॉट पूरी तरह पीसना, हल्का हल्का दबाने वाले, ये है प्रीमोलर। एक साइड पर 2 हैं, तो 4 साइड हैं, तो कितने हो गए ये? 8। फिर आते हैं अंत में मोलर, ये सबसे मजबूत दांत है, मोलर टीथ। ये कितने हैं? अगर हम देखें, मोलर टीथ है 4 3 12। क्लियर? तो अगर इस सबको मिला लें, 12 और 8 20 और 8 28 और 4 32, तो हमारे दांत बनते हैं 32। क्लियर हो गया? तो आपको ये बात याद रखनी है, एग्जाम में कभी भी आ जाइए, फॉर्मूला होता है ICPM, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो टोटल काटने वाले दांत 8, फाड़ने वाले दांत 4, पकड़ बनाने वाले दांत 8, पीसने वाले दांत 12। ये सबसे मजबूत दांत है मोलर। क्लियर हो गया? तो ये सब हमारे टीथ फॉर्मूला के हिसाब से है। फिर हम बात कर लेते हैं हमारे जीभ की, हमारी जिह्वा की। तो जीभ में दोस्तों ये ग्लैंड अलग अलग टेस्ट करने के लिए बनाए गए हैं। वैसे आपको पता है यहाँ स्लेवरी ग्लैंड्स होते हैं माउथ में ही, जो स्लाइवा जनरेट करते रहते हैं, थूक बनाते रहते हैं, लार बनाते रहते हैं। याद रखना, जीभ का जो अगला हिस्सा है, अगला हिस्सा ये मीठे स्वाद को ग्रहण करने के लिए बना है। तो कभी के स्वीट ग्लैंड जो होते हैं टेस्ट करने के लिए, वो कहाँ होते हैं? नॉट स्वेट ग्लैंड, वो तो पसीने के लिए होते हैं। स्वीट ग्लैंड जो कहाँ होते हैं? रिसेप्टर्स, वो आगे होते हैं, और ये अगले हिस्से को, मीठे को टेस्ट करने के लिए, मीठा। और ये वाला पार्ट जो है इसको बोलते हैं, देखिए ये स्वीट है, फिर ये है साल्टी यानी नमकीन, फिर ये है खट्टा, सोर, और आखिरी वाला हिस्सा ये है बिटर। तो कभी के जीभ का अगला हिस्सा क्या स्वाद बताता है? मीठा। सेकंड टू नेक्स्ट ये है नमकीन, फिर खट्टा और फिर कड़वा, स्वीट, सॉल्टी, सोर एंड बिटर। तो ये जीभ के चारों सेक्शन है। आपने बात पढ़ी होगी, जब हम जैसे कोई दाल मखनी है, और आपको पता है साउथ इंडियन दाल में या क्या बोलते हैं उसको, सांभर में मीठा जरूर डालते हैं। तो
उसमें मीठा भी है, थोड़ा सा खट्टा भी है, कड़वा भी है, मिर्च भी है, सारे स्वाद हैं उसके अंदर। तो आपको टेस्टी लगती है ज़्यादा कब, जब वो जीभ पर सारी फैलती है। तो ये फिजिक्स का पार्ट है, भौतिक विज्ञान का पार्ट है कि गर्मा गर्म सूप या गर्मा गर्म दाल ज़्यादा स्वादिष्ट क्यों लगती है, क्योंकि उसका पृष्ठीय तनाव, सरफेस टेंशन कम होता है। और अगर सरफेस टेंशन कम होगा तो जितने भी रिसेप्टर्स हैं, मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा, सारे उसको, जैसे उसमें नीम भी होता है, मीठी नीम भी डालते हैं दाल में कई, तो वो भी स्वाद मिल जाएगा आपको। शुगर डालते हैं वो भी मिल जाएगा स्वाद। तो सारे स्वाद मिलेंगे और आपको आनंद आ जाएगा, कहता है कमाल बनी है दाल। और उसी दाल को किसी ने 3 घंटे के बाद ठंडा खा लिया, और ठंडा खाएगा तो दाल ज़्यादा फैलेगी नहीं, तो कहेगा इतनी अच्छी नहीं है भाई, ठीक ठीक ही है, इतनी तारीफ कर रहा है उतनी तारीफ के काबिल नहीं है। वो तारीफ के काबिल क्यों थी, क्यों नहीं रही, क्योंकि दाल अब ठंडी हो गई, और ठंडी होने पर उसका पृष्ठीय तनाव, एक बात लेकिन ध्यान रखना, स्पेशली फॉर अ सेलेक्टेड टेस्ट। जैसे कई लोगों के दिमाग में आता है सर खीर तो हम चाहे ठंडी, कई लोगों को अच्छी लगती है, आनंद आता है। याद रखना है उन चीज़ों को फील करने के रिसेप्टर ज़्यादातर अगले हिस्से में है, तो अगर वो अगले हिस्से में भी लगा लेंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन आप कभी भी खीर को भी फ्रीज करके नहीं खा सकते। यानी आइसक्रीम को आइसक्रीम क्यों कहते हैं, क्योंकि वो आइस ठंडी रखी जाती है, बट खाने के समय अगर हम उसके टुकड़े सीधा निगल जाएं तो क्या लगता है आपको उसका टेस्ट फील कर पाएंगे आप? बिल्कुल भी फील नहीं कर पाएंगे। आइसक्रीम को भी या खीर को भी जब तक जीभ के उस हिस्से पे नहीं फैलाया जाएगा तब तक स्वाद नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया? तो ये बात ध्यान रखनी है कि इसकी अप्रोच को बड़ा कंस्ट्रक्टिव रखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझ में आए कि क्या एग्जाम में आ सकता है और क्या टीचर समझाना चाह रहा है। ये जीभ वाली बात हो गई और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, स्लेवरी ग्लैंड्स या लार ग्रंथियां मौजूद होती है हमारे मुख में। क्लियर? तो स्लेवरी ग्लैंड्स या लार ग्रंथियां, ठीक है, लार ग्रंथियां हमारे मुख में मौजूद होती हैं। और लार जो है उसका कभी कहता है पीएच वैल्यू स्लाइटली एसिडिक इन नेचर, थोड़ा सा अम्लीय होता है जो लार होता है, स्लाइटली एसिडिक इन नेचर। ठीक, अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं। अगर ये हमारी ईसोफेगस, ठीक है, और मुख गुहा से लेकर हमारी एनस गुदा द्वार तक, इसी को हम एलिमेंट्री कनाल भी कह देते हैं। एलिमेंट्री मतलब एक प्रकार की नली हो गई ये, और ये टोटल बात करें तो 36 फुट तक लंबी हो सकती है। आपको लग रहा होगा 36 फुट, बाप रे, लेकिन आपको ये बात भूलनी नहीं कि सबसे लंबा पार्ट इसमें क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, आहार नाल में। अब ईसोफेगस की जो नली यहाँ तक आती है, जैसे यहाँ तक आ गई, इसके बाद क्या होता है, ये यहाँ पर आपको पता है, यहाँ दोनों साइड पर हमारे लंग्स हैं, ये हमारे फेफड़े हैं हमारे, और इसके बाद ये यहाँ से ब्रॉड होना शुरू हो जाती है। ठीक है, जो ये पार्ट है ये क्या कहलाता है आपका, थोड़ा सा स्कोर क्लियर करें तो, बिकॉज जब तक चीज अंडरस्टैंडिंग में नहीं आएगी तो फायदा नहीं है। देखिए इसके जस्ट पहले क्या है, ये हमारा लीवर, यकृत, और इसके साथ में ये निकलता है हमारा स्टमक। ठीक है, आपको पता है लीवर हालांकि डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करता है डाइजेशन में, बट लीवर के बिना कुछ पॉसिबल भी नहीं है। इनफैक्ट जिसका लीवर बेकार उसका सब कुछ बेकार। ठीक है, बहुत चीज़ें मोटिवेशन से भी जुड़ी हुई हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ में एक पार्ट होता है जिसको हम कह देते हैं स्प्लिन, प्लीहा। वो हालांकि पाचन में कोई रोल प्ले नहीं करता, बट हमें पता होना चाहिए एग्जैक्ट जहां आरबीसी और प्लेटलेट दफन होते हैं या कहीं मरने से पहले अपनी फेयरवेल पार्टी करते हैं, वो ये है प्लीहा। मलेरिया में यही पार्ट सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होता है, प्लीहा, स्प्लिन। ठीक है, और इसके जस्ट नीचे ये पार्ट क्या है हमारा, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज यानी अग्नाशय। ठीक है, स्लाइवा का मैंने आपको बताया पीएच वैल्यू 6.8, स्लाइटली एसिडिक नेचर। एक बात लेकिन बड़ी, क्योंकि आपको पता है एग्जामिनर कई बार विपरीत बातें पूछता है जो लीक से अलग है, और बहुत कम व्यक्ति जानते हैं। सुबह का स्लाइवा स्लाइटली बेसिक इन नेचर होता है, इसका पीएच वैल्यू 7 से एक्सीड कर जाता है।
और सुबह का सलाइवा इसलिए आपके लिए अमृत का काम करता है। जिसका भी बीपी हाई है, नहीं भी है, बिकॉज सुबह के सलाइवा में एंटीबॉडीज़ भी होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने रात को कुल्ला वगैरह ब्रश वगैरह करके सोए आप, फिर भी थोड़े बहुत बैक्टीरिया वायरस रह गए हैं, तो क्या चलेगा, WBC एक्टिव हो जाएगा और क्या चलेगा, डिशुम डिशुम, यानी सबकी पिटाई करेगा और एक एंटीबॉडी तैयार कर देगा सलाइवा में। और वो सलाइवा एंटीबॉडीज अगर हमारे स्टमक में चला जाए तो पेट में भी कोई ऐसी इन्फेक्शन होगी वो भी दूर हो जाएगी। तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह का सलाइवा अगर हम उसको इनटेक कर ले, यानी गर्म पानी के साथ उसको अंदर कुल्ला करके पी जाए, अंदर, ध्यान रखना कुल्ला माने बाहर नहीं, वो अंदर ही आपको कुल्ला करना है। देखा होगा आपने कई वृद्ध लोगों को, एज लोगों को बहुत स्मार्ट वर्क करते हैं, खाना खाने के बाद वो ऐसे करते हैं और हम कई बार उसको देखकर मुंह बनाते हैं कि यार उसको कुछ पता ही नहीं है। असल में उसी को सब कुछ पता है, आपको कुछ नहीं पता है। तो ध्यान रखना है, पढ़े लिखे होने का अर्थ है उन चीज़ों के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को यूज़ करना, उपयोग करना, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ का क्या रिलेवेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है हमारे घर में जहाँ रहते हैं। ये प्लास्टिक पेंट में क्या चीज़ होती है, पुराने घरों में चूना में क्या फ़ायदा होता था, प्लास्टिक पेंट में क्या नुकसान होता है, वो अलग बात है। हमने एक बीच का रास्ता चुना है, हम कितने एडवांस हो जाएं, हम अभी भी उस चीज़ को भूले नहीं है कि मिट्टी के घरों में जो रहने का फ़ायदा था वो आज इन प्लास्टिक पेंट के घरों में नहीं है। मतलब आज भी हम उस चीज़ के साइंटिफिक इम्पोर्टेंस को दरकिनार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है बिल्कुल, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों। इनफैक्ट मैंने तो देखा है, मेरा अनुभव ये कहता है कि जो सिर्फ ये समझता है यार कल मेरा पेपर है, बस निगल लो, जितना मैटर है निगल लो, उसको बहुत, मेरा ऐसे बच्चों के साथ अनुभव रहा है, ठीक नहीं रहा। लेकिन जो ये चाहता है कि नहीं सर, इसको मैं एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहा हूँ लेकिन मैं एक मीठे वे से, कंस्ट्रक्टिव वे से समझ के पढ़ रहा हूँ, ये चीज़ ऐसे काम करती है। क्लियर हो गया? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, वे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, बनाने वाला होना चाहिए। और ये जब तक आप इसको अपनी लाइफ से रिलेट नहीं करेंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है। क्लियर हो गया? तो पैनक्रियास यानी अग्नाशय, ये क्या है आपका स्प्लिन, या इसको प्लीहा भी बोल सकते हैं, प्लीहा। एंड दिस इज योर लीवर, लीवर कह लें आप, यकृत कह लें आप, और क्या कहेंगे, कुछ तो कह लीजिए आप भी। कहता सर हम कह देते हैं इसको जिगरा, सही है, आप इसको जिगरा भी कहते हैं, जिगर। कि जैसे कभी कभी क्या है, आर्मी में अपने फौजियों को मोटिवेट करने के लिए वो कहता है कि भाई युद्ध लड़ने के लिए, जंग लड़ने के लिए जिगरा होना चाहिए, जिगरा। अब आप सोच रहे होंगे, जब आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, क्या बोल रहा है कमांडिंग अफसर, पागल हो गया है, कहाँ जिगरा कहाँ मोटिवेशन। लेकिन वो सही बोल रहा है, आप समझ जाएंगे कि लीवर का डायरेक्ट कनेक्शन है आपके मोटिवेशन के साथ। इसको दूसरे वे में समझें, जिसका लीवर कमज़ोर उसका मोटिवेशन भी कमज़ोर। कितना ही उसको मोटिवेट कर लो, कुछ फ़ायदा ही नहीं है। बाद में पता लगा इसको हेपेटाइटिस है। क्यों? क्योंकि लीवर आपको सडन या इंस्टेंट एनर्जी वाला ग्लाइकोजन समय पर देता है। जैसे मान लीजिए फौजी 2 दिन से कुछ खाया नहीं, उसने खाया पिया नहीं, एनर्जी बहुत कम लग रही है, सामने पाकिस्तानी फौज नज़र आ गई, कुछ फौजी मतलब नज़र आ गए, उसके कमांडिंग अफसर ने बोला भाई हमें उन लोगों की ईंट से ईंट बजानी है, और उन्होंने मोटिवेट कर दिया। तो 2 दिन से खाया नहीं है, फिर भी एनर्जी कहाँ से आई? लीवर से आई। और लीवर क्या जनरेट करता है इमरजेंसी में? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, और आप 2 दिन के भूखे आदमी खाए पिए पर भारी पड़ जाओगे। तो ये बात याद रखना, लीवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इंस्टेंट एनर्जी, ठीक है। और हालांकि जब हम पढ़ते थे तो उस समय सौभाग्य से हमें कई ऐसे गुरु मिले, ऐसे टीचर मिले जिन्होंने कई ऐसी बातें बताई जो इस वे को और दूसरी दिशा में भी घुमा देती हैं। जैसे कई ऐसे केमिकल्स हैं, कई ऐसे हमारे घर में मेटल्स हैं जिनमें खाकर व्यक्ति की मौत भी हो सकती है, जिससे हमें डर भी लगा और इंटरेस्ट और बढ़ा के यार कमाल है, ये बातें भी हैं। जैसे कॉपर है, कॉपर, ये क्वेश्चन है आपके पेपर में, किस मेटल की अधिकता से लीवर बेकार हो जाता है? कॉपर। कॉपर में आप सिवाय पानी के कुछ भी नहीं खा सकते हैं, बट कॉपर इन प्योर स्टेट। जैसे अगर कॉपर में आप जिंक मिला दें तो क्या बन जाएगा? पीतल बन जाएगा। कॉपर में आप टिन मिला दें तो क्या बन जाएगा? कांसा। वो चलेगा, इनफैक्ट उसका तो फायदा होगा। लेकिन कॉपर में अगर आपने दही, सब्जी, कुछ ऐसी चीज़ें ज़्यादा स्पाइसी बना ली और उसमें आप खा भी रहे हैं तो लीवर आपका डैमेज होगा। और सेम लाइक जैसे कोई लिकर, कोई शराब पीने वाले व्यक्ति को होता है,
सेम वही सिम्टम उस व्यक्ति को भी आएंगे। तो सीधा क्वेश्चन है, किस मेटल की अधिकता से लीवर पर बुरा असर पड़ता है, बेकार हो जाता है? वो है कॉपर। ठीक। और फेफड़े हैं, सांस लेने की, जो अभी आपको पता होगा कोरोना में सबसे बड़ी बात फेफड़ों की चली कि भी फेफड़ा वो सिकुड़ना कम कर देता है और सांस जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे ली जाती है और ये बहुत दुखदाई हो जाता है। तो इसके बाद अब एक लंबी यात्रा के लिए ये तैयार हो जाता है और ये यात्रा है छोटी आंत की। लेकिन आप नाम में मत जाना, जैसे हमारे इंडियन माइथोलॉजी में एक क्या कहा जाता है, एक लॉर्ड है, लॉर्ड कृष्णा, वो हैं छोटे लेकिन वो बड़े भाई से भी ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट कुछ, क्योंकि आपको पता है द्वारिकाधीश बनाया गया उनको, क्योंकि वो द्वारिका उन्होंने खुद से बनाया था, उनके कहने पर बना था। तो ऐसे ही सेम हम यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, इतनी लार्ज को नहीं देते हैं। बड़ी आंत की इतनी उपयोगिता हमारे लिए एज कम्पेयर टू स्मॉल नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ से ये बड़ी आंत वाला सेक्शन है और ये बड़ी आंत मुख्य रूप से जो पचा हुआ भोजन है उसको मल में कन्वर्ट करने का काम करता है। क्लियर? पचे हुए भोजन को मल में ई कोलाई बैक्टीरिया बदलते हैं और कहाँ बदलते हैं? बड़ी आंत में। ठीक है, फिर आपने सुना होगा एक नस होती है अपेंडिक्स की नस, इससे कई लोग परेशान भी रहते हैं। हालांकि सामान्यतः अगर बात करें 90 या 95% लोगों में 95 इसका कोई दिक्कत नहीं है। किसकी? स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के जोड़ की कोई दिक्कत नहीं है, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। लेकिन अगर किसी के शरीर में ये 8 इंच से लंबी हो जाए, ध्यान रखना 8 इंच तक ये परेशान नहीं करेगा, हालांकि 8 इंच काफ़ी हो जाता है, आपकी हथेली से भी थोड़ा बड़ा, बट ये नस परेशान नहीं। जैसे ही 8 इंच से बढ़ने लग जाए तो ये परेशान करती है। याद रखना है इसकी लंबाई 8 से 30 इंच तक लंबी हो जाती है और तब ये भयंकर पीड़ा देती है और कई बार इसका अगर ध्यान ना दे तो छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ को तोड़ने का काम कर देती है। वैज्ञानिक इसी को बोलते हैं कि शायद पुराने समय पे इसका कोई कनेक्शन रहा होगा हमारी पूंछ के साथ एवोल्यूशन में, जिसको लेमार्क ने भी माना था कि भाई हमारी पूंछ थी मनुष्यों की और उस पूंछ का हम उपयोग करते थे, बाद में उसका हमने इस्तेमाल कम कर दिया, लेकिन उसका निशान ये बच गया। तो ध्यान रखना है, इसका अपेंडिक्स कहा जाता है। ये छोटी आंत और बड़ी आंत के ज्वाइंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और ये हमारा एनस, एनस यानी गुदा द्वार, गुदा द्वार कह दें इसको आप, मल द्वार कह दें आप इसको। क्लियर? तो ये जो अब हमारे लिए किसी प्रकार से भी उपयोगी है नहीं है, वो मल द्वार से बाहर निकलता है। कई बार क्या होता है, जो पेशेंट है, बीमार आदमी है, उसके मल से जो चीज़ निकल रही है उसमें कई ज़रूरी मिनरल्स है, वो उसको उपयोग नहीं कर पाया तो बाहर निकल गया। तो ये बात याद रखनी, जो बीमार व्यक्ति होता है उसके मल में ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं जो मिट्टी के लिए महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। और जैसे कोई टेस्ट करता है कि इसका यूरिन टेस्ट किया, इसका बॉडी वेस्ट टेस्ट किया, मल चेक हुआ, उसमें पता लगा कि भाई इस व्यक्ति को ये बीमारी है, तो आपको लगता होगा ये यूरिन टेस्ट करके ये बात कैसे पता लग जाती है? क्यों? अगर किसी के शरीर में यूरिन में से जैसे ग्लूकोज निकल रहा है या उसके मल में से कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा निकल रही है, तो हम ये पता कर सकते हैं कि उसके शरीर में विटामिन डी की भी कमी हो सकती है और उसको अगर ग्लूकोज निकल रहा है तो उसको शुगर बीमारी हो सकती है। तो बात याद रखनी है, स्वस्थ मनुष्य का मतलब उसके मल से पोषक तत्व की मात्रा कम से कम निकले। ठीक है, ये एक स्वस्थ मनुष्य की परिभाषा है। ये है लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत। बड़ी आंत की लंबाई 1.5 से 1.25 मीटर तक लंबी हो सकती है, यानी 1.5 to 1.75 मीटर तक लंबी हो सकती है बड़ी आंत। आपको पता है एक एवरेज उम्र के बाद, जैसे कोई व्यक्ति या कोई महिला पुरुष की उम्र 25 से 28 साल की है, तो एक सर्वे किया जाता है, तो उसमें हमने पाया प्रायः कि इतनी लंबी हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है और छोटियाँ जिसको कहा जाता है छोटा, ये काफ़ी लंबी होती है। ये 6.5 to 7 मीटर तक लंबी हो सकती है, 6.5 से 7 मीटर तक लंबी हो सकती है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर? बड़ी आंत। ठीक है, और पेनक्रियाज यानी अग्नाशय, ये आपका यकृत है, ये आपका आमाशय, आमाशय इसको स्टमक भी कह लें आप, इसको उदर कह लें आप। ठीक है, इसमें ये, तो अब हम इसमें शुरुआत से
एंड तक चलेंगे। अभी तो हमने पार्ट्स क्या क्या हैं वो थोड़ा थोड़ा डायग्राम में लिखा, और जो भी चीज़ मतलब हम कुछ छोड़ने वाले नहीं है, चाहे वो टीथ वाला पार्ट हो, चाहे वो स्लाइवा ग्लैंड्स वाला पार्ट हो, ये सारी बातें इस लेक्चर में इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। मैंने बताया ना आपको, मेडिटेशन कोई बाबा रामदेव के कैंप में ही होता है ऐसा नहीं है, ध्यान क्लास में भी हो सकता है। और अगर आपका ध्यान आपका इस टॉपिक पे है तो ये वारंटी नहीं, गारंटी होगी कि इस क्लास के बाद आपको डायरेक्शन का कोई भी क्वेश्चन रहेगा नहीं। और प्लीज़ आप अपने मेडिटेशन, ध्यान या योग को इस बोर्ड पर लगा दें, सारा का सारा, वन एट अ टाइम। ये फिलॉसफी ही क्या कहलाती है? ध्यान कहलाती है। ठीक है, तो शुरुआत कभी क्वेश्चन क्या आता है, पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो डायरेक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम बक्कल कैविटी नाम है इसका। हमें भगवान ने ये जो मैंने मार्क किया है, ये जा जबड़ा तो इसके अंदर है, लेकिन इस दरार का नाम क्या है? दरार यानी मुख गुहा। अब सारे दूसरे वे में समझें, सारे जानवर इतने लकी नहीं होते हैं, या सारे एनिमल इतने लकी नहीं होते हैं। जैसे बात करते हो कीट, मच्छर है, मच्छर के पास हमारे की तरह बढ़िया दांत नहीं है। सपोज अगर हमारे पास भी दांत की बजाय कोई चोंच होती तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। तो फिर हमें पता लगा आप लोगों को कभी क्या खाने का मन करता है, अरे वो नेपाली डिश आती है क्या, मोमोज, तो फिर वो पहले उसको कहते हैं इसको लिक्विड बनाओ, लिक्विफाई करो, उसके बाद आप उसको सक कर सकते हैं, लेकिन आप उसको खा नहीं सकते हैं, चबा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये सारे स्वाद, इतने वैरायटी ऑफ फ्रूट, अलग अलग आप सेब खा सकते हैं, आप संतरा खा सकते हैं, लेकिन अगर ये मुख गुहा ना होता तो फिर ये वैरायटी बहुत लिमिटेड हो जाती। तो थैंक्स टू गॉड कि भगवान ने हमें ये मुख गुहा, गुहा यानी दरार, मुख गुहा, बक्कल कैविटी, ये इसका नाम बक्कल कैविटी। तो इसका कभी क्या है नाम बताइए, बक्कल कैविटी। ठीक है, ध्यान रखना है, इसको कहा जाता है बक्कल कैविटी, मुख गुहा, यहाँ से पाचन प्रारंभ होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है पेपर में, पाचन पेट में नहीं, मुख गुहा से प्रारंभ हो जाता है। फिर बात आती है भोजन में मिलने वाला पहला एसिडिक मीडियम क्या था? तो फर्स्ट एसिडिक मीडियम इन फूड वाज स्लाइवा। याद रखना है, स्लाइवा, स्लाइवा का या क्या बोलते हैं आप उसको, लार, थूक, इसका पीएच 6.8 होता है। थोड़ी स्लाइवा की बात कर लेते हैं। जब हम छोटे थे स्कूल में तो आपको पता बच्चे तो बहुत शरारती होते हैं, हम भी कोई बहुत ज़्यादा शरीफ नहीं थे। हम देखा करते थे आपस में जब कभी किसी की बहस हो जाती थी तो वो फिर स्लाइवा वॉर चलता था, स्लाइवा वॉर, तूने मुझ पर थूका ले थू। तो लेकिन अब समझ में आया कि वो स्लाइवा वॉर कितनी वैसे भी खतरनाक है, माने हमारी बॉडी के उसमें कई प्रकार के विटामिन्स और मिनरल एंड प्रोटीन्स उसके अंदर सुरक्षित रहते हैं। तो इसलिए हमें कभी भी जाने अनजाने स्लाइवा बाहर नहीं गिराना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जो लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में थूकते हैं, जैसे ये पान मसाला गुटखा खाने वाले लोगों को थूकना पड़ता है, और जब थूकेंगे तो स्लाइवा में क्वेश्चन आता है कौन सा विटामिन प्रेजेंट होता है। स्लाइवा विटामिन सबसे कॉमन क्वेश्चन है, स्लाइवा में कौन सा विटामिन बहुत ज़बरदस्त मात्रा में मौजूद होता है? विटामिन सी मौजूद होता है। बट इसका ये मतलब नहीं है, मैं ये बात क्लास में बता रहा हूँ तो आप कहीं स्लाइवा दिखे आपको तो आप डब्बे में इकट्ठा करने लग जाएं कि सर ये अचीवर्स एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक सनत वाजपेयी सर ने बताया था कि स्लाइवा तो अमृत है, कहीं भी मिले डब्बे में डाल लो, भगवान के लिए प्लीज़ ऐसा आप मत कीजिएगा। वो बैक्टीरियल और वायरस से इफेक्टेड हो चुका होगा। योर स्लाइवा, आपका स्लाइवा वो भी जब अब तक आपकी बॉडी में है, आपकी बॉडी से अगर निकल गया तो वो भी 10 मिनट के अंदर अंदर आपके लिए विष का काम करने लग जाएगा, बिकॉज बाहर तुरंत उसके अंदर कोई ना कोई बैक्टीरिया और वायरल प्रोसेस चालू हो जाते हैं। मतलब कहीं उनको इनविटेशन कार्ड थोड़ी देना, आपको क्या लगता है? इस क्लासरूम में मैं क्लास ले रहा हूँ, बिल्कुल हमने हालांकि सब इस्तेमाल किया, डेटॉल, ये सेवलॉन, तो क्या नहीं होगा इसके अंदर? असंभव। याद रखिएगा, आपकी बॉडी में आपकी बॉडी के सेल से ज़्यादा बैक्टीरियल सेल हैं, तभी आप जीवित हैं। अगर बैक्टीरियल सेल नहीं होंगे तो आप जीवित नहीं रह सकते हैं। क्लियर हो गया? तो आपको ध्यान रखना है कि कुछ जैसे आजकल ये क्या चलता है कि भाई एकदम वाइट टाइल लगाओ ज़बरदस्त,
और उसके अंदर बच्चों मिट्टी में मत रखो बच्चों को, तो आपके बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे एकदम। जबकि केस इसके ठीक उल्टा है। अगर बच्चा मिट्टी में खेलेगा तो वो मिट्टी में एक प्रॉपर्टी होती है बैक्टीरिया पैदा करने की और उसी को नष्ट करने की। अब टाइल्स में क्या है, बैक्टीरिया पैदा तो हो सकता है, जैसे बॉडी के सेल्स लगातार गिरते जा रहे हैं। आपको पता है सेल ऐसा नहीं है कि वो 1 घंटे में एक गिरता है। मेरी 1 घंटे क्लास में भारत की आबादी से ज़्यादा सेल मैं यहाँ गिरा चुका हूँ। भारत की आबादी माने 135 करोड़ से ज़्यादा कोशिकाएं मेरी यहाँ गिरी हुई है क्लास में। अब वो सेल गिरा है तो वो वैसे तो मानेगा नहीं, वो सेल वो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करेगा ही। तो बैक्टीरिया उसको डिकम्पोजर का काम करने लग जाता है और वो इस फ्लोर में, इस फर्श में बहुत लंबे समय तक रह सकता है। मिट्टी में वो जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? इसको ज़्यादा साफ करना पड़ेगा, उसके बाद भी इन्फेक्शन जल्दी करेगा। उसको आप एक एवरेज टाइम पर भी साफ करेंगे तो चल जाएगा। तो थोड़ा सा उस एंगल को भी ध्यान रखना कि वो क्या कहना चाह रहा है कि मिट्टी में डिकम्पोजर बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाते हैं और आपके पक्के फर्श में डिकम्पोजर एक्टिव नहीं होते हैं। तो बच्चों को कभी कभी एक्सपोजर देना चाहिए, माने उनको खेलने का मौका देना चाहिए। यार ऐसे मत करो, आप ऐसे कैद मत करो बच्चों को, नहीं तो फिर ये तो साफ साफ कहता है, अभी आपको समझ में आएगा। बैक्टीरिया वायरस का जो एंटीबॉडीज़ है ये उसी के, वायरस तो इससे तो है। अब कोई मान लीजिए पोलियो की दवा है, तो पोलियो की दवा क्या होता है, टाइप ऑफ वायरस। आपको आर्टिफिशियली बीमार किया जाता है ताकि आप भविष्य में बीमार ना हो। ऐसे ही किसी बच्चे को आपने 12 साल तक अपने पास छुपा कर रखा, कमरे के अंदर बंद, तो अंदर रहे, बाहर नहीं जाना, बाहर बहुत दिक्कत है, ये है वो है। हालांकि इस सेंसिटिव टाइम पे जैसे कोरोना कोविड-19 की बात चल रही है, बिल्कुल अंदर होना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बच्चे को आप 24 घंटे कमरे के अंदर ही रखेंगे। तो क्या होगा, बॉडी में एंटीबॉडीज निल हो जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ और 12 साल की उम्र में वो बाहर जब निकलेगा, निकलना तो पड़ेगा ही उसको, इस संसार में उसको जंग खुद लड़नी पड़ेगी, तब उसको बीमारी होने पर वो ठीक ही नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, इंजेक्शन देकर बच्चे को, चेचक का टीका लगवा कर बच्चे को हम बीमार कर देते हैं। बच्चा 3 दिन तड़पता रहता है, रोता रहता है, उसको आप रोने दो, क्योंकि भविष्य में वो हंसेगा। इसीलिए हमने उसको 3 दिन रुलाया है। लेकिन आपको लगे मैं नहीं लगाऊंगा टीका, तो भविष्य में एक बहुत बड़ी बीमारी उसको ग्रसित कर सकती है। तो आप ये बात याद रखिए, चाहे आर्टिफिशियली बीमार करा उसको और चाहे नेचुरली वो बीमार हो रहा है थोड़ा, वो उसके लिए प्लस है। जैसे अगर उसको ठंड में थोड़ा बाहर घूमता है, थोड़ा बैक्टीरियल निमोनिया हो गया उसको, और उसके बाद वो धीरे क्योर भी हो गया, तो भविष्य में जब कभी बड़ा होगा, अटैक होगा, तो एंटीबॉडी बॉडी में एक्टिव, जैसे आपने सुना होगा कौन सी बीमारी होती है, चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स एक बार लाइफ में होता है, दोबारा नहीं होता, बिकॉज उसका एंटीबॉडी बॉडी में अवेलेबल है। ठीक, तो स्लाइवा में विटामिन भी होते हैं और साथ साथ इसके अंदर कई प्रकार के ज़रूरी एंजाइम भी होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जो आपके स्टार्च को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो जो ग्लूकोज वाला पार्ट है उसको पचाने में स्लाइवा बहुत उपयोगी है। तो कभी भी कहे माल्टेज और टाइलिन, ये दो क्या हैं, माल्टेज और टाइलिन, ये एंजाइमों के नाम है। दीज एंजाइम आर प्रेजेंट इन स्लाइवा। क्या क्या नाम है इसका, माल्टेज एंड टाइलिन, माल्टेज एंड टाइलिन। ठीक है, प्रेजेंट इन स्लाइवा, थूक, क्या बोलते हैं, लार मौजूद होते हैं। टाइलिन को कई जगह, मतलब इसका क्या बोलते हैं, पर्यायवाची सिनोनिम है, अमाइलेज भी कहते हैं। टाइलिन इज द सिनोनिम ऑफ अमाइलेज। प्राय सभी एनिमल्स के अंदर अमाइलेज मौजूद होता है। कैसे याद रखेंगे इसको, मैंने ऐसे याद किया था, जब मुझे शुरुआत में याद नहीं हो रहा था। माइक टाइसन का घूंसा सुना होगा आपने, जबरदस्त बॉक्सर माइक टाइसन, जबड़ा में अगर वो एक घूंसा मार दे तो 1000 पाउंड का फोर्स है उसके घूंसे में। 1000 पाउंड का मतलब होता है कि आप इतना फोर्स जो मगरमच्छ होता है उसके जबड़े में होता है, इतनी तेज मारता है कि जबड़ा हमारा चकनाचूर हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। मतलब अगर मगरमच्छ का जबड़ा वो गर्दन हमारी पकड़ ले तो हमारी गर्दन को चूर चूर या कहीं खोपड़ी को चूर चूर कर सकता है। और माइक टाइसन के घुस्से में भी इतना ही फोर्स मापा गया था। तो मैंने इसको याद किया, माइक टाइसन, माल्टेज एंड टाइलिन प्रेजेंट इन स्लाइवा। ठीक है, स्लाइवा थूक में मौजूद होता है, और ये दोनों ही कार्बोहाइड्रेट
हाइड्रेट वाले पार्ट के लिए ज़रूरी है। हिंदी में कार्बोहाइड्रेट सेम नाम है, कार्बोहाइड्रेट। इसी को शुगर, इसी को ग्लूकोज कह देते हैं। कभी भी कहें कार्बोहाइड्रेट का सिनोनिम क्या हो सकता है? बिल्कुल शुगर हो सकता है। और यही एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो शुगर बीमारी में लोगों के मन में, उनको लगता है शुगर यानी चीनी, शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट, डिस शुगर को बोल रहा है वो। ठीक है, तो सलाइवा में मौजूद होता है विटामिन सी एज वेल एज एंजाइम। एन एंजाइम इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। क्वेश्चन कभी आ जाए, एंजाइम किसका एक बदला हुआ रूप है? प्रोटीन का रूप है। ठीक है, फिर इसमें बात आती है, ये हो गया आपका। अच्छा, क्या विटामिन सी हमारे यूरिन में भी होता है? बिल्कुल होता है। तो कभी भी आपको एग्जाम में आ जाए यूरिन में पाए जाने वाला विटामिन, नॉर्मली जो व्यक्ति बीमार नहीं है उसके शरीर में यूरिन में से विटामिन सी बहुत कम मात्रा में या नील होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति शुगर का मरीज है तो उसको बार बार पेशाब जाना पड़ेगा, साथ में विटामिन सी भी निकल जाएगा। और विटामिन सी अगर निकल गया तो क्या होगा? घाव भरेंगे नहीं। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति जिसको शुगर है उसको डर रहता है कैंसर का भी। जैसे मान लीजिए बहुत थूकता है तो धीरे धीरे ना यहाँ सड़ने लग जाता है, मुख से बहुत बदबू, पहले क्या होगा उसको स्कर्वी, पायरिया, और बाद में माउथ कैंसर बन जाएगा। क्योंकि घाव को भरता कौन सा विटामिन है? विटामिन सी। अब विटामिन सी निकल गया है, स्लाइवा से भी निकल गया है, यूरिन से भी निकल गया है। ठीक है, तो ये कनेक्ट करके रखना है इस चीज़ को। अच्छा, एक दिन में औसतन कितना स्लाइवा शरीर में बनता है? 1.5 से पौने 2 लीटर, 1.5 to 1.7 लीटर। बोलते हैं बॉडी की सबसे बड़ी मेडिसिन क्या है? शरीर में अगर आप चाहते हैं कि कोई मेडिसिन कभी ना खाना पड़े तो फर्स्ट मेडिसिन इज व्हाट? इज ऑक्सीजन। वेयर इज ऑक्सीजन? और आज के नॉनसेंस लाइफस्टाइल में क्या होता है? खिड़की बंद करो और क्या चलाओ। ठीक है, मैं आपको कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल वे बता रहा हूँ। सभी का ये आइडिया है, खिड़की बंद और एयर कंडीशन CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन चलाओ। तो क्या होता है? ऐसी कंडीशन में कमरा तो ठंडा हो जाता है, लेकिन आपके बॉडी सेल्स जो हैं वो डेड होना शुरू हो जाते हैं। और ये इन्विटेशन कार्ड दे देता है किसको? कैंसर सेल्स को ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना है, क्रॉस वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है। और ये बात हम अभी से जानते हैं ऐसा नहीं है, ये बात हम हजारों सालों से जानते हैं। इसलिए हम एक घर में खिड़की भी देते थे और रोशनदान भी देते थे। आजकल के जो पढ़े लिखे लोगों ने घर बनाए हैं उनमें रोशनदान नहीं है। तो आप ही डिसाइड कर लो कि कौन ज़्यादा साइंटिफिकली प्रूवन स्टडी करके आया है। पुराने घरों में खिड़की भी है, रोशनदान भी है। और अभी जो बोलता है मैंने अभी आर्किटेक्ट का कोर्स किया, उसने बोला खिड़की बनाई, ये नहीं बनाया तूने, कहता है यार ये चलता है। ये चलने वाली फिलॉसफी साइंस में नहीं चलती है। साइंस सिर्फ लॉजिक पर बात करता है। आपके मन को क्या अच्छा लग रहा है उससे कोई मतलब नहीं है उसको, वो आपके बुद्धि पर बात करता है। और बुद्धि कहती है नहीं चलता है। खिड़की ठंडी हवा अंदर लाती है और गर्म होने के बाद जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाती है, उस हवा को बाहर निकलना चाहिए और वो गर्म होकर हल्की होती है। तो उसको रोशनदान की तलाश होती है। रोशनदान है नहीं आपके घर में, ध्यान रखना है इसको। फर्स्ट मेडिसिन इज ऑक्सीजन एंड सेकेंड मेडिसिन इज वाटर। और वाटर से ही ज़्यादा से ज़्यादा स्लाइवा बनेगा। स्लाइवा बहुत उपयोगी है आपके लिए। तो ध्यान रखना, पानी जब तक पीते रहेंगे स्लाइवा की कमी नहीं होगी आपकी बॉडी में। और स्लाइवा की कमी ना होना मतलब विटामिन सी भी मैनेजेबल फॉर्म में रहेगा। अब हम इसके बाद बात करते हैं आजकल के बच्चों में एनीमिया का प्रमुख कारण क्या है। सबसे बड़ा कारण तो है टाइम। कहते जी टाइम नहीं है मेरे पास सब कुछ है, टाइम नहीं है। तो यार फिर तो आप दुनिया में सबसे गरीब हैं। जिस आदमी के पास खाने के लिए टाइम नहीं है वो कुछ करने वाला नहीं है। ध्यान रखना, खाने में कम से कम 15 to 20 मिनट जिसको मतलब जो नहीं लेता है वो खाना नहीं खा रहा है। अब वो तो यार मतलब टाइम पास ही कर रहा है, ज़िंदगी बस जी रहा है, ऐसे किसी तरह खींच रहा है। खाना खाने में उसको 15-20 मिनट लगने चाहिए। आनंद से खाना खाना चाहिए, मतलब ऐसे खाना चाहिए। कई मैंने देखा है सुबह यार उसकी 9 बजे की क्लास है तो उठा लेट है, 8:45 बजे उठा है, उसको नहाना धोना सब करना है इसमें। तो कहता उसकी मम्मी कहते फटाफट खाना खा बेटा। तो क्या करता है, रोटी रोल करता है, गले में निगल जाता है, पानी पी जाता है और वो समझता है, उसको लगता है शायद पेट में कोई दांत है। ये बहुत गलत तरीका है खाने का। वो ना खाता तो ज़्यादा बेटर था। मैंने 4 रोटी खाई, उसकी बजाय वो 1 ही रोटी खा लेता तो भी उसके लिए वो फूड बॉडी को लगता। तो बात याद रखनी है, सबसे पहली बात तो दांतों का उपयोग ना करना एनीमिया का प्रमुख कारण है। दूसरा,
रॉन्ग फूड मिक्सिंग, तेल वाले पार्ट के साथ पानी वाला पार्ट मिलाना, ये एक गलत तरीका है। कोल्ड ड्रिंक के साथ बादाम खा रहा है वो। आज एनीमिया का प्रमुख कारण है ये जो लाइफस्टाइल है पार्टियों वाला। पार्टियों में जो स्टॉल लगते हैं उनमें कोई डिसाइडेड नहीं होता है भाई ये गोलगप्पा है, उसके बाद कॉफ़ी खा ली, मतलब कॉफ़ी पी ली, फिर उसके बाद आइसक्रीम आने दे, उसके बाद फिर इसको भी आने दे। तो ये क्या हो रहा है, इट इज़, मतलब मैं ये नहीं कह रहा वो चीज़ें गलत है, वो सब बढ़िया मिनरल्स खा रहा है, लेकिन वो रॉन्ग फूड मिक्सिंग करता है। जो तो बॉडी क्या करती है, उसमें खाली कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट रख लेती है, बाकी सारे 800 रुपये किलो वाले बादाम बॉडी से एज इट इज़ बाहर आ जाते हैं। कोई फ़ायदा नहीं इस चीज़ का, बच्चा एनीमिया का शिकार ही रहेगा। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है आप लोगों को। ये प्रमुख कारण है एनीमिया के, रॉन्ग फूड मिक्सिंग। और ये और दूसरा है, खाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पचाना। खाता तो है वो, सब कुछ खाता है, उसको पचता ही नहीं है। और पचने का ना कारण यही जो मैंने आपको बताया। अब वो चीज़ आ गई है स्टमक में, जो उसने खाया है वो निगलने के बाद स्टमक में आ गई। ये आपको मैंने बता दिया। एलिमेंट्री कैनाल 32-36 फुट है। इसोफेगस स्टार्टिंग वाला पार्ट है आहार नाल का। और अब अमाशय में क्या होता है, कभी कहीं अमाशय में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये जो भी फूड हमारे निगला है हमने और हमारे स्टमक में पहुंचा है, उसको क्या कर देता है, उसको पूरी तरह बैक्टीरियल और वायरस फ्री करने का काम करता है। कि कोई इसमें, मतलब स्टार्टिंग में इस HCl में जब पेनक्रियाटिक जूस में मिल जाता है तो ये इतना ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, मतलब आप इसको माने जब इसमें पेनक्रियाटिक जूस मिलता है तो ये HCl का pH को 1.2 से 2 तक ले जाता है। बाप रे, 1.2 यानी आपके घर में जो इन्वर्टर की बैटरी है, स्टार्टिंग में जब आप लाए थे उसको पहले दिन, उसका pH मापा 0 से 1 जला के राख कर देगा 1 डिग्री तक। और ये पेट में 1.2 यानी उससे थोड़ा सा ही कम खतरनाक है। इतना खतरनाक एसिड हमारे पेट में स्टार्टिंग में फॉर फ्यू मिनट्स बनता है। और इस समय इसीलिए पानी नहीं पीना चाहिए। जैसे खाना खाने के तुरंत बाद आपने 2 ग्लास पानी पी लिया तो ये एसिड क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूट यानी तनु हो जाएगा, और तनु एसिड भोजन को नहीं पचा पाएगा, भोजन को नहीं गला पाएगा। समझ में आ गया आपको। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये क्वेश्चन आता है, उदर में पाए जाने वाला अम्ल HCl। ठीक है, फिर उदर में कौन सा एंजाइम होता है, तो आपको ध्यान रखना है पेप्सिन, पेट में पेप्सी, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज, ये प्रमुख एंजाइम है। स्लाइड में मैंने बता दिया, माल्टेज एंड टाइलिन। माइक टाइसन से याद रहेगा आपको, माल्टेज, माइक टाइसन यानी टाइलिन, माइक टाइसन। और इसमें कौन कौन से, पेट में कौन कौन से एंजाइम है, देखो स्लाइवा वाले ने स्पेशली कार्बोहाइड्रेट को टारगेट किया, शुगर। इसने टारगेट किया भोजन के किस पार्ट को, इसने टारगेट किया भोजन के प्रोटीन वाले पार्ट को। प्रोटीन वाला पार्ट जो बॉडी बिल्डर हैं, वो प्रोटीन, जैसे आपने दालें खाई बॉडी को बिल्डअप करने के लिए, आपने अनाज खाया, अनाज यानी गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट फूड माने जाते हैं। ये होते हैं फॉर इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत ऊर्जा के लिए खाए जाते हैं। और प्रोटीन किस लिए खाया जाता है, बॉडी बिल्डअप करने के लिए खाया जाता है। फैट किस लिए खाया जाता है, इट इज़ अ लॉन्ग टाइम एनर्जी। भाई 4-5 घंटे कुछ नहीं खाया फिर भी काम तो मेरा चल ही रहा है, तो बॉडी को क्या स्टोर करके रखा है मैंने, फैट। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए उपयोगी है समय समय पर। पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। तो पेप्सिन कोई नॉर्मल प्रोटीन जो भी पचाना है, पेप्सिन काम करता है। मिल्क प्रोटीन्स, जितने भी दूध रिलेटेड प्रोटीन होंगे वो रेनिन पचाएगा। क्वेश्चन क्या बनता है, स्टार्टिंग में बच्चे को 6 महीने तक माँ का दूध ही पिलाया जाता है। ठीक है, और वो चाहे सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, कभी भी हो, दूध ही पिएगा, अच्छा रहेगा। क्योंकि स्टार्टिंग में उसके पास वैरायटी ऑफ एंजाइम होते ही नहीं है। माने हो सकता है आप उसको कुछ जूस वगैरह पिलाने का प्रयास भी करें, ठीक है, आप अपनी तरफ से अच्छा सोच रहे होंगे, लेकिन वो साइंटिफिकली अच्छा नहीं है। कारण उसके पास जब एंजाइम ही नहीं है उसको पचाने वाले, तो वो पचाएगा कैसे उसको। आप खिला दो उसको पीस कर जो मर्जी, पचेगा तो है नहीं उसको, क्योंकि उसके पास टाइप ऑफ एंजाइम भी तो होना चाहिए। व्हाट इज एंजाइम, इसको डिस्कस करें अगर हम। एक प्रकार का एक बायो कैटलिस्ट का काम करता है, यानी आपके लाइफ में जो भी चीज उस प्रोसेस को फास्ट कर 1000 गुना बढ़ा देता है आपके पाचन को, 1000 गुना। इसको दूसरे वे से समझे, सपोज अभी एंजाइम है नहीं हमारे पास, आपने खाना खाया, भाई कब खाया था, पिछली दिवाली में खाया था। अब आपको अगला खाना कब खाना है, अगला खाना आपको खाना है अगली दिवाली। 1 साल आपको खाना खाने की आवश्यकता नहीं होगी अगर एंजाइम नहीं है। तो कई तो लोग जो खाना स्पेशली बनाते होंगे सोच रहे हैं यार मज़ा आ गया, अब तो
मास्टर जी कोई तरीका बताओ ये एंजाइम खत्म हो जाए। पूरी बात सुन लो आप। लेकिन खाना तो आप 1 साल के बाद खाओगे, लेकिन क्योंकि बॉडी में डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है 1 साल तक, तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। तो आप फिर कैसे चलेंगे? लाइक एन बोआ पाइथन, जैसे अजगर चलता है ना धीरे धीरे। पता लगा मैं यहाँ से थोड़ी दूर जाना है मुझे, सपोज 200 मीटर जाना है। 200 मीटर जाने के लिए मुझे सुबह में 5 बजे निकला था, अभी शाम को 5 बजे पहुँच गया। बाप रे! और अभी 200 मीटर जाने में मुझे 2 मिनट भी नहीं लगते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये एंजाइम करता है, और हमारा ख्वाब है अपनी गति को बढ़ाने का, ना कि घटाने का। मतलब कभी एक ज़माना था बैलगाड़ी, तो फिर उसका मन क्या है थोड़ा सा घोड़ा गाड़ी पे आओ यार, क्या बैलगाड़ी धीरे चलता है। घोड़ा गाड़ी पर आया, फिर कहता यार नहीं थोड़ा और साइकिल कुछ ऐसा बनाओ, साइकिल पर आया। फिर वो उसने स्टीम इंजन बनाए, फिर उसने अलग अलग पेट्रोल डीजल, अभी जेट इंजन में भी उसका पेट नहीं भर रहा है। कहता है यार कुछ ये जो क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल कर क्यों नहीं करते हैं कमर्शियल जेट के लिए। मतलब वो भी करने का विचार कर रहा है, माने दिल है कि मानता नहीं। तो वो बात भी सही है, अगर ये मान जाएगा तो फिर इन्वेंशन भी तो बंद हो जाएंगे, डिस्कवरी कैसे होंगे। तो बात याद रखना है, पेप्सिन, रेनिन एंड लाइपेज वैरायटी ऑफ फूड्स के लिए होता है। दिस लाइपेज होता है लिपिड्स के लिए। क्लियर? तो जब लिपिड्स वाला पार्ट होगा, लिपिड्स यानी ऑयली, तेल, फैट, तो लाइपेज रिलीज हो, ये काम करेगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा। और मिल्क प्रोटीन रेनिन और सिंपल प्रोटीन पेप्सिन। ठीक, तो ध्यान रखना ये स्टमक वाला सेक्शन कवर करता है। और ये HCl के अलग और भी क्वेश्चन आते हैं, वो हम कोशिश करेंगे केमिस्ट्री में अलग से कवर कर लें उसको। तो जैसे घर में जो अचार होता है, अचार में कौन सा एसिड होता है, जो दादी माँ के हाथ का आपने अचार खाया होगा। हालांकि लोग तो कहते हैं भाई हमने तो कंपनियों का अचार खाया है, लाइक पचरंगा अचार खाया है और कौन सा पॉपुलर अचार खाया है। मैं किसी की वो नहीं कर रहा हूँ, पॉपुलैरिटी या क्या बोलते हैं मार्केटिंग, या डिस्ग्रेस नहीं कर रहा हूँ किसी को। सीधी बात ये, आपकी दादी ने जो अचार बनाया है, अगर वो उनका वे बहुत अच्छा है, तो HCl का बनाया अचार जो दादी ने बनाया है 40 साल 50 साल भी ख़राब नहीं होगा। और इन कंपनियों के डब्बे में आप देख लेना, बाकायदा डेट लिखी होती है, एक्सपायरी डेट, बेटर फॉर 12 मंथ्स और 24 मंथ्स, 1-2 साल में बेकार हो जाता है। मतलब ज़्यादा बढ़िया वे उस दादी का था जिसने उसमें HCl बनाकर उसको 40 साल तक खराब, मतलब हो सकता है दादी भी ना हो, अचार अभी भी सुरक्षित है उनका। तो ये वो HCl करता है। ठीक है, अब इसमें बात आती है कि स्टमक को कौन कौन से पार्ट सपोर्ट करते हैं। अब जैसे यहाँ पर भोजन आ गया है, तो इसको ये एक्टिव हो जाएगा पैनक्रियाज, पैनक्रियाटिक जूस डालता है ताकि अपने स्टमक को ज़्यादा से ज़्यादा अम्लीय कर सके। अम्ल यानी जलाता है उसको, और उसको काफ़ी हद तक डिग्रेड, छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देता है और बैक्टीरियल फ्री कर देता है। उसके बाद अब जब एसिड बन चुका है, तो जल्दी से जल्दी इस एसिडिटी को शांत भी करना है, नहीं तो पेट में आग जली रहेगी। अब इस एसिडिटी को शांत कौन करेगा? यहाँ से आएगा बेस। तो देखो ये पैनक्रियाज है जो क्या रिलीज करता है? एसिडिक चीज़ें। ठीक है, ये बात नहीं कि बेसिक चीज़ें रिलीज नहीं करता है, बट फॉर डायजेशन केस में ये एक मिक्स ग्रंथि मानी जाती है, मिक्स ग्लैंड माना जाता है, जो हार्मोन भी रिलीज करता है और जूस भी रिलीज करता है। जूस कौन सा? पैनक्रियोटिक जूस। तो कभी भी कहे अग्नि रस शरीर के किस अंग से निकलता है? अग्नाशय से। और कहाँ मिलता है? आमाशय में मिलता है। पैनक्रियास टू स्टमक। ठीक है, और इसके अलावा ये एक जूस भी रिलीज करता है, नॉट जूस, हार्मोन। दिस हार्मोन इज कॉल्ड इंसुलिन हार्मोन। और इंसुलिन किसके लिए ज़रूरी होता है? इंसुलिन किसके लिए ज़रूरी होता है? कार्बोहाइड्रेट को डिग्रेड करके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, और ग्लाइकोजन बॉडी में सुरक्षित होता है। अब सोचिए आपके पास इंसुलिन नहीं है, तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा नहीं जा सकता ग्लाइकोजन में, और अगर वो तोड़ा नहीं जा सकता तो बॉडी को मजबूरन क्या करना पड़ेगा? उस ग्लूकोज को शरीर से बाहर, इसको देखो ऐसा समझो कि जैसे मान लीजिए हमें मान ली गाजर सुरक्षित रखनी है, उसमें पानी है। अगर हमने गाजर वैसे सुरक्षित रखा तो खराब हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं? गाजर को सुखा देते हैं, अच्छी तरह पानी निकाल देते हैं और सूखी गाजर सुरक्षित रहे। तो जो ग्लाइकोज है उसको ऐसे ही मानो, ग्लाइकोजन इज व्हाट? ग्लाइकोज या ग्लाइकोजन को हमने सूखा करके सुरक्षित रख लिया लीवर में। अब उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, यानी पानी मिलाने के बाद उसको दोबारा से बॉडी को एनर्जी दे देगा। तो सेम ऐसे ही वे है, बट उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए ये इंसुलिन बहुत ज़रूरी है। इंसुलिन हमारे पास है नहीं। तो आप लोगों को ये बात भी याद रखनी है कि शुगर बीमारी में कौन सा अंग बेकार हो जाता है? पैनक्रियाज। ठीक है, ध्यान रखना है, इंसुलिन रिलीज करता है। इंसुलिन
एक इंसुलिन क्या नाम है, हार्मोन का नाम है, हार्मोन का नाम है, याद रखना है। ये मिश्रित ग्रंथि कही जाती है, मिक्स ग्लैंड कहा जाता है। मिश्रित ग्रंथि वो होती है जो जूस और हार्मोन दोनों रिलीज करती है, यानी एक प्रकार का ऐसा पार्ट जो खून में डायरेक्ट मिलता है वो भी रिलीज करता है ये, और जो किसी दूसरे बॉडी के पार्ट को सपोर्ट करता है, कोई रस, वो भी रिलीज करता है। ठीक हो गया। तो एक मिश्रित ग्रंथि है। क्वेश्चन आया पेपर में, शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? पेनक्रियाज। जिन लोगों को भी शुगर की बीमारी है उन लोगों को पेनक्रियाज में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, पेनक्रियाज में दिक्कत होगी और उनको इंसुलिन के टीके दिए जाते हैं। और शुगर याद रखिएगा सिर्फ मीठा खाने से होता है ऐसा नहीं है, ये एक भ्रम है, भ्रामक प्रचार किया जाता है। याद रखिएगा शुगर होता है जो टाइम टेबल के पक्के नहीं है। कभी खाना सुबह खा लिया, दोपहर में कभी भी खा लिया। एक कई तो अंकल सिर्फ आपने देखा, अंकल सिर्फ अपने पैकेट में रखते हैं, बैग में, दूसरे को भी ऑफर करते हैं, ले भाई मैं तो बीमार होऊंगा, तुझे भी बीमार करूंगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा उनको मत खाओ, आप बिल्कुल खाओ, लेकिन टाइम के साथ। जो एक बार शुगर के मरीज हो जाए तो उनको तो फिर ऐसे ही खाना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा खाते रहो, क्योंकि उनके पास क्या नहीं होता है, इंसुलिन नहीं होता है। तो अगर अचानक उन्होंने 5-6 रोटी इकट्ठी खा ली तो उनका फिर टीका लगाना पड़ेगा। इंसुलिन नहीं है तो हाई ब्लड प्रेशर हाई या लो हो जाएगा, हार्ट अटैक भी आ सकता है। लेकिन जिनके पास इंसुलिन प्रॉपर है उनको सुबह खाने के बाद सीधा दोपहर में खाएं और दोपहर के बाद सीधा शाम में खाएं। अब आपको जलेबी खानी है, बिल्कुल खाओ, 100 ग्राम खाओ, और ज़्यादा 250 ग्राम खाओ, आधी किलो खाओ, लेकिन विद इन टाइम लिमिट। सुबह, दोपहर, शाम, शार्प टाइम, एकदम समय के पक्के होने चाहिए, तो शुगर से आप बचे रहेंगे। ठीक है, तो याद है, दिस शुगर इज व्हाट, दिस शुगर इज कार्बोहाइड्रेट शुगर। नाउ इसमें बेसिक चीज, क्षार कौन रिलीज करता है? लीवर। तो लीवर में एक थैली हो, इसको बोलते हैं पित्त की थैली। क्या बोलते हैं? पित्त थैली। और ये पित्त थैली इसमें क्या मिला देती है? इसमें पित्त रस मिलाती है, बाइल जूस। क्या मिलाती है? बाइल जूस। पित्त की थैली बाइल जूस मिलाती है। और इस पित्त की थैली को भी नाम दिया जाता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर, पित्त थैली। यहाँ ये नाशपाती के आकार की बनी होती है शेप, और ये पेट को शांत कर देती है। यानी पेट पहले अम्लीय हुआ, इसने शांत कर दिया। ठीक, तो ये अम्ल, ये क्षार। कभी कहे इसका पीएच वैल्यू क्या होता है? बाइल जूस 7.7 होता है। ये क्षार होता है, क्षार। क्षार यानी 7 से ज़्यादा, अम्ल यानी 7 से कम। कड़वी चीज़ों को क्षार कहते हैं, खट्टी चीज़ों को अम्ल कहते हैं। तो पेट शांत हो गया। और लीवर का काम और क्या है? ये आपके शरीर में ग्लाइकोजन को सुरक्षित रखता है। इंस्टेंट एनर्जी के लिए ग्लूकोज यहीं से आता है। इसको दिक्कत किससे है? कॉपर की ज़्यादा मात्रा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। शराबी व्यक्ति का सबसे पहले लीवर खराब होगा। कोई भी अनाप शनाप दवाइयाँ खाते हैं आप, लीवर आपका डैमेज हो जाएगा। हेपेटाइटिस कोई भी हो, हेपेटाइटिस A, B, C, लीवर खराब। ठीक है, तो लीवर को सुरक्षित रखना है आपको। हेपेटाइटिस B कभी भी नहीं जाता, एक बार आ जाए तो लीवर पर अटैक करता है। कोई भी पीलिया का टाइप है, लीवर पर अटैक करेगा। ये याद रखना है, विटामिन A का पाचन या स्टोरेज लीवर में होता है। ठीक है, विटामिन A इज रिलेटेड विद योर लीवर। ठीक है, और अब यहाँ पर ये अपनी अगली सेक्शन के लिए तैयार है, यात्रा के लिए। ये एक लंबी यात्रा करेगा आपकी छोटी आंत में। तो क्वेश्चन आता है, सबसे अधिक पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। या छोटी आंत में पाचन समाप्त हो जाता है, संपन्न हो जाता है छोटी आंत में। क्लियर हो गया? तो ये छोटी आंत में छोटे छोटे सकर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसमें से सारे प्रोटीन, मिनरल्स सोख लिए जाते हैं, निकाल लिए जाते हैं, सक कर लिए जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ से निकाल लिए जाते हैं। और यहाँ चलते चलते फिर ये फूड कैसा होता है? सेमी सॉलिड, अर्ध ठोस। उसको मूव करने में दिक्कत होती है, तो ये अपने आप ही ये यहाँ से चौड़ाई बढ़ जाती है। अपेंडिक्स के बाद चौड़ाई बढ़ जाती है, और अब यहाँ से ये बड़ी आंत में आ जाता है। और इसमें अब कोई ज़्यादा उपयोगी पार्ट भोजन शरीर के लिए है नहीं। तो यहाँ पर जब ये भोजन यहाँ आ जाता है तो उसको पुशअप करने के लिए यहाँ ई कोलाई बैक्टीरिया रहते हैं। कभी कहें बड़ी आंत में पाए जाने वाले सबसे इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया क्या है? ई कोलाई बैक्टीरिया। याद रखना है, ये क्वेश्चन भी आया एक बार कि ई कोलाई के अलावा और कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो भोजन को मल में बदलने के लिए सहयोग करता है? वो है लैक्टोबैसिलस, जो दही में भी होता है या दही को बनाने में मदद करता है। ई कोलाई एज वेल एज लैक्टोबैसिलस, ध्यान रखना है आपको, बड़ी आंत में मदद करता है। यानी जिसको भी पाचन में दिक्कत होती है, मल में दिक्कत आती है, वो अगर वो दही, छाछ, लस्सी का इस्तेमाल करेगा भोजन में, उसके लिए बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस चीज़ को, टू बी वेरी सेलेक्टिव। ध्यान रखना है कि भोजन के तुरंत बाद बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना है, नहीं तो आपका जो
जो आपका पेट में HCl है वो डाइल्यूट हो जाएगा और पाचन कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, तो पानी पिए आप खाने के कम से कम 1 घंटे के बाद। ठीक, इकोलाई बैक्टीरिया यहाँ फिर क्या बनती है, गैस बनती है एक इकोलाई जो डिकम्पोजर का काम करती है, और ये गैस इस फूड को धकेल कर मलद्वार से बाहर निकाल देती है। तो ये डाइजेशन आपका कंप्लीट हो गया। तो इसमें कभी भी क्वेश्चन ये आ जाए कि जो इसमें लिक्विड वाला पार्ट जिसमें खराब पानी है वो कहाँ पास कर दिया जाता है, वो किडनी को पास कर दिया जाता है। ठीक है, और वो किडनी उसमें से यूरिन अलग कर देती है, माने पेशाब अलग कर देती है, और बाकी का पार्ट खून में वापस भेज देता है। तो ये बड़े ही कह सकते हैं दुनिया के सबसे एफिशिएंट मशीनरीज हैं ये। हमारे कह सकते हैं दुनिया का सबसे बेस्ट आरओ कौन सा है, हमारी किडनी। किडनी को हिंदी में वक्र कह देते हैं, गुर्दे कह देते हैं, उर्दू में, इंग्लिश में किडनी कहते हैं। तो ध्यान रखना, ये 2 गुर्दे होते हैं हमारे पास, दोनों का हालांकि इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा जाता है उत्सर्जन तंत्र में, बट अभी क्योंकि लोकेशन की बात समझनी है तो ध्यान रखना है आपके स्टमक के ठीक नीचे दोनों साइड पर आपके किडनी है, जो दिखने में कुछ कुछ जैसे आपका कौन सी दाल होती है वो राजमा की जैसे दाल होती है वैसा होता है, और एक का भार करीबन 150 ग्राम होता है, दोनों मिला दो 300 ग्राम। इन दोनों को मिलाकर 300 ग्राम है। और यहाँ पर जो हृदय है हमारा, याद रखना है लेफ्ट साइड पे ये हृदय अकेला 300 ग्राम का होता है। ये दोनों मिलाने पर 300 या अकेला 300 ग्राम का होता है। हृदय ऑक्सीजन मिलाता है और ये खून की अशुद्धियों को या जितने भी नाइट्रोजनियस वेस्ट है यूरिया को अलग करता है। तो ये अलग होने के बाद बाहर आ जाता है शरीर से। तो आपको ध्यान रखना है, ये एक नॉलेज आपके जनरल साइंस के लिए या कहीं आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, हालांकि इसको आप जितना डिटेल पढ़े उतना कम है, लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ आपको नॉन मेडिकल या मेडिकल वाले पार्ट को टच नहीं करना है। आपके लिए अगर आप 7th की बुक उठाएंगे तो आपको ये डायग्राम दिख जाएगा, उतना ही सफिशिएंट है। क्लियर, इसकी नॉलेज होनी चाहिए, पाचन कहाँ से शुरू होता है, इसमें कौन सा एंजाइम ज़रूरी है, यहाँ से पाचन तक। तो दोस्तों हमने आज की इस क्लास में पाचन को समझने का प्रयास किया, और मैं आपको ये यकीन से कहता हूँ इस क्लास को अटेंड करने के बाद आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और कोई भी ऐसा सजेशन है तो आप उसमें कमेंट करके हमें बताएं, उसको हम और बढ़िया ढंग से इम्प्रूव करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।